पाठ 2 व्याकरण। सबसे पहले आपको चित्र दिख रहा है, नीचे दिए गए चित्र को देखो तथा वाक्यों को पढ़ो। नीचे जो आपको चित्र दिए हैं उसमें जो वाक्य लिखे हैं उसे पढ़ेंगे। सबसे पहले एक बच्चा क्या बोल रहा है, गीता मेरे को तेरे से काम था। गीता मेरे को तेरे से काम था। उसके बाद वो जो लड़की है गीता, वो क्या पूछ रही है, गोपाल तेरे को मेरे से क्या काम है। पहले एक लड़का है गोपाल और एक लड़की है गीता। लड़का क्या कह रहा है गीता को, मेरे को तेरे से काम था। उसके बाद गीता पूछ रही है गोपाल तेरे को मेरे से क्या काम है। बच्चे प्रायः इसी प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। ये वाक्य अशुद्ध है। हम अपनी लैंग्वेज में इस तरह की बात बोल जाते हैं कि तेरे को मेरे से क्या काम है, इस तरह से हम बोल जाते हैं, लेकिन ये वाक्य जो है ये वाक्य अशुद्ध है, यानी ये वाक्य गलत है। इन वाक्यों को किस तरह से होना चाहिए था, इन्हें इस प्रकार होना चाहिए था, गीता मुझे तुझसे काम था। जहां उसने बोला गीता मेरे को तेरे से काम था, तो उसकी जगह क्या वाक्य होना चाहिए, गीता मुझे तुमसे काम था। उसने क्या बोला था, गीता मेरे को तेरे से काम था, तो वाक्य क्या होना चाहिए था, सही क्या होना चाहिए था वाक्य, शुद्ध वाक्य, गीता मुझे तुमसे काम था। उसके बाद दूसरे वाक्य में उसने क्या बोला, गोपाल तेरे को मेरे से क्या काम है। ये अशुद्ध वाक्य है, गलत वाक्य है। अब इसका सही वाक्य क्या है, गोपाल तुम्हें मुझसे क्या काम है। सही शुद्ध वाक्य क्या है इसका, गोपाल तुम्हें मुझसे क्या काम है। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि गीता मेरे को तेरे से क्या काम था। ये वाक्य जो है ये अशुद्ध है, ये वाक्य गलत है। इसका सही वाक्य क्या होगा, गीता मुझे तुमसे काम था। उसके बाद दूसरा वाक्य क्या था, गोपाल तेरे को मेरे से क्या काम है। और उसके बाद सही वाक्य इसका क्या है, गोपाल तुम्हें मुझसे क्या काम है। सोचो, वाक्यों या शब्दों की शुद्धता और अशुद्धता के बारे में हमें कैसे पता चलता है। हमें कैसे पता चलता है कि जो हम बोल रहे हैं, जो हमने वाक्य बोला है या जो हमने शब्द बोला है, वो वाक्य सही है या गलत है। ये सब हमें कैसे पता चलता है, और इसका उत्तर क्या है, हमें व्याकरण से पता चलता है। हमें व्याकरण से पता चलता है कि हमने वाक्य सही बोला है या वाक्य गलत बोला है, कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध है और कौन सा वाक्य हमारा अशुद्ध है। व्याकरण हमें शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना एवं समझना सिखाता है, जिसे हम ग्रामर बोलते हैं। इसी से हम जो भी हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, जो भी हम चीजें सीखते हैं, सही शब्द कैसे लिखने हैं, कहाँ पर कौन सी मात्रा किस तरह से आनी चाहिए, ये सब हम व्याकरण के द्वारा ही सीखते हैं। व्याकरण से ही वर्ण सीखते हैं, वर्ण से ही हम शब्द सीखते हैं और शब्द से ही वाक्य बनते हैं। और वाक्य लिखते लिखते हम बहुत बड़े पैराग्राफ तक लिख देते हैं, यानी अनुच्छेद तक लिख देते हैं। व्याकरण हमें शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना एवं समझना सिखाता है। व्याकरण क्या सिखाता है, व्याकरण हमें शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना सिखाता है। व्याकरण हमें शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना एवं समझना सिखाता है। व्याकरण वह शास्त्र है, अगर आपसे व्याकरण की परिभाषा पूछी जाए कि व्याकरण क्या है, तो व्याकरण वह है जिससे हम भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग करना सीखते हैं, या व्याकरण के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग करना सीखते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग करना सिखाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग करना सिखाता है। व्याकरण हमें शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना सिखाता है। और व्याकरण की परिभाषा क्या होगी, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग करना सिखाता है। व्याकरण में हमें किन किन बारे में जानकारी मिलती है, किन किन चीजों के बारे में हमें पता लगता है, वर्ण के बारे में, यानी जो हम पहला अक्षर लिखना सीखते हैं वो हमारा वर्ण है। उसके बाद वर्णों को जोड़कर, जैसे हमने वर्ण लिखा क, अगर हम क के साथ म जोड़ देंगे तो ये हमारा शब्द बन गया। अगर हम इसके साथ और भी शब्द लिखते जाएंगे तो वो हमारा वाक्य बन जाएगा। सबसे पहले व्याकरण के बारे में हमें किन किन के बारे में जानकारी मिलती है, वर्ण के बारे में,
शब्द के बारे में और वाक्य के बारे में, 3 चीजों के बारे में पता लगता है। अगर हम व्याकरण के बारे में पढ़ें तो हमें 3 चीजों के बारे में पता लगता है। सबसे पहले वर्ण के बारे में, फिर शब्द के बारे में और तीसरा वाक्य के बारे में। चलिए अब पाठ 3 पढ़ते हैं। पाठ 3 है आपका वर्ण। वर्ण क्या होता है? बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर अनेक अंगों से मिलकर बना है? ये अंग हड्डी एवं मांस से बने हैं। ये हड्डी और मांस अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। इस तरह कोशिकाएं हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई हैं। हमारा शरीर जो है वो बहुत सारे अंगों से मिलकर बना है। हमारे इन अंगों में हड्डियां भी आ जाती है और मांस भी आ जाता है। और ये हड्डी और जो मांस है ये अनेक कोशिकाओं, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। और जो ये कोशिकाएं हैं हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। इसी तरह, ये सब आपको बताने का क्या वो था, इसी तरह भाषा जो है वो वाक्यों से मिलकर बनती है। भाषा कैसे बनती है? भाषा वाक्यों से मिलकर बनती है। वाक्य में शब्दों का प्रयोग होता है और शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। जब हम वाक्य लिखते हैं, कोई भी हम वाक्य लिख रहे हैं कि मेरा नाम रजनी है, अगर हम ये वाक्य लिख रहे हैं तो इस वाक्य में बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हुआ है और जो शब्द हैं वो वर्णों के मेल से बनते हैं। जैसे मेरा लिखा तो पहले म, फिर ए की मात्रा भी उसमें आई, र भी आया और आ भी आया, यानी स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर ये बने। स्वर और व्यंजन दोनों से वर्ण बने। उसके बाद वर्णों को जब हम जोड़ जोड़ के लिखेंगे तो वर्णों से शब्द बने और शब्दों को जोड़कर वाक्य बने। तो इसी प्रकार भाषा वाक्यों से मिलकर बनती है। वाक्य में शब्दों का प्रयोग होता है और शब्द जो है वो वर्णों के मेल से बनते हैं। अतः वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जो वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जैसे अ, ई, क, म, ल, अ, ई, क, म, ल, ये इसके उदाहरण है। ये सब क्या है? ये अलग अलग जब हैं तो ये वर्ण है। अगर हम इनके बीच में से कॉमा हटा दें और इन पे लाइन लगा दें, अ, ई को छोड़ के क, म, ल, अगर ऐसे देखें तो क जो है वो एक वर्ण है, म एक वर्ण है और ल भी एक वर्ण है। शब्द नहीं है, ये सिर्फ एक वर्ण है। उसके बाद अगर हम कॉमा हटाकर इन तीनों को इकट्ठा कर दें, क, म, ल, तो ये एक शब्द बन जाएगा, कमल, जिसका अर्थ होता है, जो एक व्यक्ति का नाम भी हो सकता है और फूल का नाम भी होता है। तो अतः वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सबसे पहले वर्ण, फिर वर्ण से शब्द और शब्द से वाक्य बनते जाते हैं। तो वाक्य में शब्दों का प्रयोग होता है और शब्द जो है वो वर्णों के मेल से बनते हैं। जब बच्चा छोटा होता है और बोलना प्रारंभ करता है तब वह अपने मुख से कुछ ध्वनियां निकालता है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। सबसे पहले कुछ आवाजें निकालना शुरू करता है। जब कुछ आवाजें निकालता है तो उन आवाजों का कोई भी अर्थ नहीं होता, हमें वो आवाजें, वो बातें उनकी समझ नहीं आती, पर धीरे धीरे वह सार्थक ध्वनियां निकालने लगता है। लेकिन धीरे धीरे वो कुछ ना कुछ ऐसी साउंड्स निकालने लग जाता है या कुछ ऐसे शब्द बोलने लग जाता है जो हम समझ जाते हैं। फिर धीरे धीरे वह पूरा शब्द बोलने लगता है। जैसे शुरू शुरू में बच्चा जो है वो पा करता है, लेकिन धीरे धीरे वो पूरा शब्द बोलने लग जाता है। और इसके बाद छोटे छोटे वाक्य, सीधा बच्चा हमेशा पहले ही एकदम पूरी लाइन नहीं बोलने लग जाता, पहले छोटे छोटे वर्ण से शुरू करता है, उसके बाद धीरे धीरे पूरा पूरा शब्द बोलना शुरू करता है, फिर शब्दों से छोटे छोटे वाक्य बनाना शुरू करता है। आप पढ़ चुके हैं कि वर्ण 2 प्रकार के हैं। वर्ण कौन कौन से हैं? स्वरों को और व्यंजन को मिलाकर वर्ण बनता है। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं और व्यंजन जो है 35 हैं। पहले हिंदी में व्यंजन 33 थे, अब ये 2 और व्यंजन ड और ढ दोनों जुड़ गए हैं तो ये 35 व्यंजन हो गए हैं। हिंदी में स्वर 11 हैं और व्यंजन जो है वो 35 हैं। अगर हम अपनी वर्णमाला में पूछें कि कितने वर्ण हैं तो टोटल 46 वर्ण हैं, यानी 46 46 वर्ण हैं टोटल। उनमें से 11 स्वर हैं और 35 हमारे व्यंजन हैं। अंग और ए ये दोनों अयोग्यवाह हैं। इनकी गिनती अब स्वरों में ही होती है। द, ढ और ढ के विकसित रूप हैं, इनकी गिनती भी अब व्यंजनों में होती है। पहले इनकी गिनती नहीं होती थी, लेकिन अब इन दोनों की गिनती और ये दो
इनकी गिनती स्वर और व्यंजनों दोनों में होती है। तो स्वर हमारे पास टोटल 11 हैं और व्यंजन हमारे 35 हैं। स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर वर्ण बनते हैं और वर्णों से वर्णमाला बनती है और वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं। उसके बाद संयुक्त व्यंजन, क जमा श को कर देंगे श क्षमा बन जाता है। अगर ज और न को कर देंगे तो ये ग ज्ञान बन जाता है। त जमा र को करेंगे तो ये त्र बन जाता है त्रिभुज। श जमा र को करेंगे तो श्र बन जाता है यानी श्रम। अ को छोड़कर शेष सभी स्वरों की मात्रा होती है। जो हमारा स्वर अ है इसकी कोई मात्रा नहीं होती, ये बाकी व्यंजनों में आता है, जैसे क नीचे हलंत फिर जमा फिर अ, तो ये हमारा स्वर जो है वो व्यंजनों के साथ मिलकर एक वर्ण बना देता है। तो अ को छोड़कर शेष सभी स्वरों की मात्रा होती है, बाकी जितने भी हैं उन सबकी मात्रा होती है, इन्हें व्यंजन के साथ लगाया जाता है। जैसे अ लिखा, अ की कोई मात्रा नहीं होती तो ये कम। आ लिखेंगे तो काम, ई लिखेंगे तो किस, बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो की, ऊ लिखेंगे कूल, बड़ा ऊ लिखेंगे तो कूच। उसके बाद यहाँ पर भी स्वर और ये मात्रा ऋ ऋषि की मात्रा लगाएंगे तो ये कृपा, छोटा ए लिखेंगे तो केला, बड़ा ए लिखेंगे तो कैसा, ओ लिखेंगे कोई, औ लिखेंगे तो कौन। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का जो समूह होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। जब व्यंजन को मात्रा के बिना लिखना हो तो उसके नीचे हलंत लगाया जाता है। अगर हम व्यंजन को बिना किसी मात्रा के लिखते हैं तो उसके नीचे हलंत लगाया जाता है। जैसे क के नीचे यहाँ हलंत है, च के नीचे हलंत है, म के नीचे और प के नीचे भी हलंत है। क जमा अ, ये क्या बन जाएगा क। उसके बाद क हलंत फिर जमा आ का, क के नीचे हलंत जमा ई की, क हलंत जमा ई की, यानी जिसके साथ भी हम जब हमने आधा शब्द लिखना होगा तो उस शब्द के नीचे हलंत आएगा और उसके साथ अगर हम अ जोड़ देंगे स्वर तो वो पूरा शब्द हो जाएगा और उसकी मात्रा लगाने के लिए हमें अलग से लिखना होगा। जैसे यहाँ पर क हलंत जमा अ लिखा तो ये क बन गया, क हलंत जमा आ लिखा तो ये का बन गया। र में उ और ऊ की मात्रा, र जमा उ अगर हम छोटा ऊ लगाते हैं तो रू को, र नीचे हलंत जमा बड़ा ऊ की मात्रा लगाते हैं तो रूठना। उसके अलावा अनुस्वार यानी जब ऊपर बिंदी आ जाती है, इसके उच्चारण में जब हम इसे बोलते हैं तो हवा केवल नाक से निकलती है, जैसे कंस, अंग, लंगूर और कंधा। अनुस्वार कौन से हैं जिसको बोलने में हवा जो है वो हमारे नाक से निकलती है। जब हम शब्द बोलते हैं जैसे कंस, अंग, लंगूर और कंधा, अनुनासिक, इसके उच्चारण में हवा नाक और मुंह से निकलती है। जैसे आंख, मांग, चांद और लहंगा। इसके अलावा विसर्ग, इसका उच्चारण ह के समान होता है। जैसे प्रातः, जब हम इसको लिखते हैं तो ये विसर्ग यानी 2 बिंदी लगा देते हैं उस शब्द के पीछे। जब हम इसे लिखते हैं तो शब्द के पीछे बिंदी लगा देते हैं, 2 बिंदी, लेकिन जब हम इसे बोलते हैं तो इसका जो उच्चारण है, जब इसे बोलते हैं तो इसका उच्चारण ह के समान होता है। जैसे प्रातः, अतः, स्वतः, तो इसका उच्चारण ह के समान होता है, लेकिन जब हम इसे लिखते हैं तो पीछे 2 बिंदी लगा देते हैं। उसके अलावा र के विभिन्न प्रकार, जैसे प्रकार, ट्रक और धर्म, इसमें रेफ और पदेन दोनों की मात्राएं आ जाती हैं। जैसे प्रकार, ट्रक और धर्म, रेफ की मात्रा यानी जो ऊपर की तरफ, जैसे धर्म में ऊपर की तरफ मात्रा लगी हुई है, और जो नीचे की तरफ जैसे प में नीचे की तरफ है, इसे पदेन की मात्रा बोलते हैं। रेफ और पदेन की मात्राएं बोला जाता है। अनुस्वार यानी ऊपर बिंदी होती है, इसके उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है, इसमें शब्द के ऊपर बिंदी लगाते हैं। अनुनासिक, इसमें हम चंद्र बिंदु का इस्तेमाल करते हैं, इसके उच्चारण में हवा नाक और मुंह से निकलती है, जैसे आंख, मांग, चांद और महंगा।